दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए एक और ऐसा डीफाई प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं जिनका जो वर्किंग प्रोडक्ट है वो लाइव है और एक ऐसा रियल प्रॉब्लम है डीफाई की स्पेस में जिसको ये सॉल्व कर रहे हैं और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये अपना टोकन लेकर आएंगे और एक बहुत बड़ा एयर ड्रॉप करेंगे। इस प्लेटफॉर्म को अगर आप यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत आपकी फ़ीस तो लगेगी, लेकिन आपका एक चांस बन जाएगा कि आने वाले टाइम में अगर ये एयर ड्रॉप करते हैं तो आपको वहाँ से अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको इसको किस तरीके से यूज़ करना है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको अपना मेथड बता देता हूं कि कौन से प्लेटफॉर्म मैं आपके लिए लेकर आता हूं, क्योंकि यहाँ पर आपको मार्केट में 50 ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जिनका टोकन अभी नहीं है, उनका जो वर्किंग प्रोडक्ट है वो लाइव है और आने वाले टाइम में वो एयर ड्रॉप भी कर सकते हैं। लेकिन सारे के सारे प्लेटफॉर्म मैं आपके लिए उठा के नहीं ले आता। मुझे जहाँ पर लगता है कि अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है उसी प्लेटफॉर्म को आपके लिए लेकर आता हूँ और ये भी उनमें से एक है। अगर इसको हम सिंपल करके समझें तो सबसे पहले आपको समझना है कि जो यूनिस्वैप ने एयर ड्रॉप किया था 400 टोकन्स इन्होंने दिए थे, लेकिन इनका ये एयर ड्रॉप इतना बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि उस टाइम का ये फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड डेक्स था। इससे पहले भी डेक्सेस थे, आईडेक्स भी था, दूसरे डेक्सेस भी थे, बिटशेयर भी था, लेकिन वो इतने सक्सेसफुल नहीं थे, वो इतने ईजी टू यूज़ नहीं थे और उनमें ऐसी काफ़ी सारी फीचर्स मिसिंग थी जो कि यूनिस्वैप के अंदर थी। ठीक है, तो ये पहला एक डेक्स था, तो मतलब कि एक नया आइडिया था, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 1 इंच की। इन्होंने भी एयर ड्रॉप किया था, 600 टोकन इन्होंने दिए थे, लेकिन ये भी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि अगर आप अभी प्राइस देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 600 टोकन की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। तो ये सक्सेसफुल क्यों हुआ? क्योंकि ये जो है फर्स्ट एग्रीगेटर था, अलग अलग जो डेक्सेस थे उनको ये यूज़ करके आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता था, तो इसलिए एक नई चीज़ थी, एक नया सोल्यूशन था, इसलिए ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया। सेम तरीके से अगर आप देखेंगे DYDX को तो ये भी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। उसका रीज़न क्या है कि इन्होंने भी एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की कि भाई आप डिसेंट्रलाइज तरीके से मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप डिसेंट्रलाइज तरीके से जो है फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें, इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें कि तकरीबन 10-12 डॉलर के अराउंड जब ये चल रहा था और चाइना की न्यूज़ आई थी कि भाई चाइना ने बैन किया है, तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया था। क्यों? क्योंकि भाई ये सेंट्रलाइज नहीं है, आप इसको चाइना में बैठ के भी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास थोड़ी सी भी टेक्निक्स अवेलेबल हैं। तो एक तरीके से ये जितने भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स हैं बेसिकली फ्रीडम प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप किसी भी कंट्री में हो, आप डिसेंट्रलाइज तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं, इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक किस्म की फ्रीडम ये प्रोवाइड कर रहे हैं और ये एक यूज़ केस भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से जो प्रोजेक्ट हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसी तरीके से अब हम बात कर लेते हैं अभी जो मेन प्रॉब्लम चल रही है वो क्या है, इथेरियम की गैस फीस। क्योंकि जो मेननेट की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर बात आ जाती है लेयर 2 सॉल्यूशन की। तो ये जो है लेयर 2 की पूरी लिस्ट है, इसमें से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो हैं उनके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं, आपको बताया है कि आप इनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म्स हैं जब उनके टोकन्स आएंगे तो वो भी इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर लेते हैं आर्बिट्रम की, ऑप्टिमिज्म की, ZK स्नैक्स की। तो इनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ कि अगर आप इनको यूज़ करना चाहते हैं, एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब बात होती है लेयर 2 सॉल्यूशंस की तो यहाँ पर देखें आपको क्या करना पड़ता है कि आपका जो मेन इथेरियम है उसको डिपॉजिट करना पड़ता है इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, सपोज़ कर लें कि आपके पास 0.1 इथेरियम है, अगर आपने आर्बिट्रम के ऊपर उनको डिपॉजिट कर दिया तो आपके फंड्स जो है इनके नेटवर्क के ऊपर चले जाएंगे। अब आप जो है आर्बिट्रम के अंदर रहते हुए ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन क्योंकि अगर आपके पास लिमिटेड फंड्स हैं तो आप ये सोचेंगे कि भाई आर्बिट्रम को तो मैंने यूज़ कर लिया, लेकिन किसी तरीके से अगर ये फंड्स जो कि मेरे आर्बिट्रम के अंदर पड़े हैं अगर किसी तरीके से ये ऑप्टिमिज्म में मैं भेज पाऊँ तो ये मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, इस तरीके से मैं ऑप्टिमिज्म को भी यूज़ कर पाऊँगा। तो आज का जो प्रोजेक्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो बेसिकली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग लेयर 2 सॉल्यूशंस हैं। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि इस एक्सचेंज को यूज़ करते हुए, हॉप एक्सचेंज को यूज़ करते हुए आपके जो फंड्स आर्बिट्रम में पड़े हैं उनको ऑप्टिमिज्म में भेज सकते हैं। इसी तरीके से जो आपके फंड ऑप्टिमिज्म में पड़े हैं उनको आर्बिट्रम में भेज सकते हैं। ये किस तरीके से काम करता है? तो आपको सिंपली क्या करना है, इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे के रखूँगा। आपका जो वॉलेट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। मेटामास्क आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ऑन करके रखा हुआ है। पहले मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 0.04 इथेरियम थे,
लेकिन मैंने बहुत सारी ट्रांजैक्शन यहाँ पर ऑलरेडी कर चुका हूँ इस एक्सचेंज को यूज़ करते हुए, तो इसलिए मेरे पास थोड़े से फंड्स बचे हैं। ये मैंने इसलिए बचा के रखे थे कि मैं वीडियो बनाऊँगा तो आपको ये ट्रांजैक्शंस में करके दिखाऊँगा। तो करना क्या है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। ये जो सेंड लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करके रखना है। अपना वॉलेट यहाँ से आपको कनेक्ट करके रखना है। यहाँ पर आपको नेटवर्क चूज़ करना है जिसमें आपके फ़ंड्स पड़े हैं, और यहाँ पर आपको नेटवर्क चूज़ करना है जिसके ऊपर आप भेजना चाहते हैं। मेटामास्क में आपका जो एड्रेस है वो सेम रहेगा, सिर्फ़ और सिर्फ होगा क्या कि ये जो नेटवर्क है आपका, अभी जो आपके फ़ंड्स हैं वो आर्बिट्रम में पड़े हैं, तो बाद में ये जो है ऑप्टिमिज्म में चले जाएंगे। प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करना है, लेकिन आपको थोड़ी सी फ़ीस जो है बचा के रखनी है ताकि आप फ़ीस पे कर सकें। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.015 इथेरियम मेरे पास अवेलेबल है, तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम आप 0.009 जो है भेज सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखाने के लिए यहाँ पर 0.008 लिख देता हूँ, या मैं इसको थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ, 7 कर लेता हूँ ताकि मेरी ट्रांजैक्शन हो जाए। तो यहाँ पर जैसे ही मैं लिखूँगा तो यहाँ पर ये बताएगा कि मैं जो है कितने रिसीव करूँगा ऑप्टिमिज्म के ऊपर। उसके बाद आपको क्या करना है, सेंड के ऊपर क्लिक करना है। अप्रूव का ऑप्शन मेरे पास इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये काम मैं पहले कर चुका हूँ। आपके पास फर्स्ट टाइम में शायद अप्रूव का ऑप्शन आएगा, मतलब कि पहले आपको अप्रूव करना है, एक ट्रांजैक्शन वहाँ पर होगी, उसके बाद जो है आप सेंड कर पाएंगे। तो सेंड के ऊपर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। ये जो पॉपअप आपके सामने आ जाएगा इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ट्रांजैक्शन चली जाएगी मेटामास्क के ऊपर। जैसे ही ट्रांजैक्शन मेटामास्क के ऊपर चली जाएगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ीस कितनी लग रही है, तकरीबन 0.006। अभी जो है फ़ीस यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रही है, कभी जो है यहाँ पर 0.003 या 0.002 भी लगती है। अभी फ़ीस ज़्यादा लग रही है, लेकिन मैं आपको करके दिखा देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको कन्फर्म कर देता हूँ। जैसे ही आप कन्फर्म करेंगे तो यहाँ पर ये कहेगा कि भाई 5 मिनट सब्र करो। 5 मिनट बाद आपके जो फंड्स हैं वो चले जाएंगे ऑप्टिमिज्म के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 कन्फर्मेशंस ये मांग रहा है। जब ये 20 कन्फर्मेशंस पूरी हो जाएंगी तो ये जो सोर्स है, मतलब कि जहाँ से मैं भेज रहा हूँ वहाँ से फ़ंड्स निकल जाएंगे, और थोड़ी देर बाद डेस्टिनेशन के ऊपर जब ये पहुँचेंगे, मतलब कि जहाँ पर आपने भेजा है, थोड़ी देर बाद जब वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर भी टिक मार्क आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन जो है मुकम्मल हो चुकी है। मैं उसको जो है यहाँ से क्लोज़ कर लेता हूँ। अब मैं चला जाता हूँ मेटामास्क के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरे फ़ंड्स हैं वो यहाँ से कम हो गए हैं, मतलब कि यहाँ से मैं भेज चुका हूँ। कहाँ पर भेजे मैंने, ऑप्टिमिज्म में। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से नेटवर्क चेंज करना है, ऑप्टिमिज्म के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.00 समथिंग जो है जो मैंने भेजे थे वो यहाँ पर रिसीव हो चुके हैं। थोड़े से इसमें पहले भी पड़े थे तो इसलिए थोड़े से ज़्यादा दिखा रहा है। एक्टिविटी के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने पहले भी यहाँ पर ट्रांजैक्शंस की हुई हैं, यहाँ से जो फंड्स हैं वो मूव किए हैं। अब इसी तरीके से अगर आपको ऑप्टिमिज्म से आर्बिट्रम के ऊपर भेजने हैं तो आप दोबारा से यही काम कर सकते हैं इसी एक्सचेंज को यूज़ करते हुए। आपको सिंपली क्या करना है, इस एरो के ऊपर क्लिक करना है, तो ये जो ऑप्टिमिज्म है ये ऊपर आ जाएगा और ये जो आर्बिट्रम है ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पर ये जो मैक्सिमम लिखा हुआ है यहाँ पर आप क्लिक करें। थोड़ा सा आप जो यहाँ से अमाउंट है उसको कम कर लें, जैसे कि 0.007 बता रहा है तो मैं 0.005 लिख देता हूँ। उसके बाद अगेन आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपके जो फंड्स हैं ऑप्टिमिज्म से आर्बिट्रम के ऊपर चले जाएंगे। तो दोस्तों ये जो है इसका एक यूनिक फ़ीचर है। मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में इसका ये जो फ़ीचर है बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि लोग क्या करेंगे कि बार बार अलग अलग लेयर 2 के ऊपर डिपॉज़िट नहीं करेंगे। वो बोलेंगे भाई अगर हम एक ही लेयर 2 के ऊपर डिपॉज़िट कर देते हैं तो वहीं से हम जो है अपने फ़ंड्स को दूसरी जगह भेज पाएँ। ये जो है एक आसान यूज़ केस बन जाएगा, और ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये अपना टोकन लेकर आएँ, और अगर ये एयर ड्रॉप करते हैं तो उसकी भी अच्छी खासी वैल्यू बन सकती है। बाकी काफ़ी सारे दोस्त ये कह रहे थे कि सर हमारे पास ये जो ऑप्टिमिज्म है, अगर एक वॉलेट में फ़ंड्स पड़े हैं और मुझे दूसरे वॉलेट में भेजने हैं तो क्या हम ये कर सकते हैं? डेफ़िनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि ऑप्टिमिज्म का जो ब्रिज है उसको यूज़ करके रखें। आर्बिट्रम का जो ब्रिज है उसको आप लाजमी यूज़ करें, ठीक है ना। ब्रिज को यूज़ लाजमी करें, क्योंकि वहाँ पर आप फ़ीस देंगे तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है वहाँ पर रिकॉर्ड होगी। यहाँ से अगर आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भेज देते हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन तो हो जाएगी, लेकिन आपका जो दूसरा वॉलेट है उसमें ये नहीं आएगा कि आपने उस ब्रिज को यूज़ किया। तो अगर एयर ड्रॉप होता है तो जिस वॉलेट के ज़रिए आपने इनका ब्रिज यूज़ किया है, हो सकता है कि वहाँ पे आपको एयर ड्रॉप मिल जाए, लेकिन जिस दूसरे वॉलेट पे आपने फ़ंड्स भेजे थे तो वहाँ पर आपने ब्रिज यूज़ नहीं किया होगा, तो हो सकता है वहाँ पे एयर ड्रॉप ना मिले। बाकी सीखने के लिए बहुत ही आसान है। आपको सिंपली क्या करना है
कि यहाँ पर क्लिक करना है, आपका जो दूसरा वॉलेट है उसमें आप चले जाएं, इसका जो एड्रेस है इसको यहाँ से आप कॉपी कर लें, दोबारा से आप अपने पहले वॉलेट के अंदर आ जाएं, यहाँ पर क्लिक करें सेंड के ऊपर, यहाँ पर आपकी जो वॉलेट एड्रेस है उसको पुट करें, यहाँ पर अमाउंट पुट करें और नेक्स्ट करें, ट्रांजैक्शन कर लें। आपके जो फंड्स हैं एक ही नेटवर्क में एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में चले जाएंगे। ये काम आप ऑप्टिमिज्म के ऊपर भी कर सकते हैं, आर्बिट्रम के ऊपर भी कर सकते हैं, ZK Snox के ऊपर भी कर सकते हैं, जितने भी लेयर 2 सॉल्यूशंस हैं वहाँ पर आप कर सकते हैं। बाकी वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ पर अपने फंड्स को डिपॉजिट करते हैं, अगर आप इनको निकालते हैं मेननेट के ऊपर ले जाने के लिए तो वहाँ पर फ़ीस बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है ना। इतनी ज़्यादा फ़ीस लगती है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूँ। वॉलेट में अपना कनेक्ट कर लेता हूँ, आपको मैं दिखाऊँ, आपको पता चले कि यहाँ पर फ़ीस कितनी ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्टिमिज्म के ऊपर तकरीबन $400-500 के मेरे फ़ंड्स पड़े थे 2 अलग अलग वॉलेट में। मतलब कि यूँ समझ लो कि एक में जो है तकरीबन $300 थे, दूसरे में तकरीबन 200, इस तरीके से था, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि सारे के सारे जो फ़ंड्स थे उनको मैं एक ही वॉलेट में ले आया और मैंने सोचा कि मैं विड्रॉ कर लेता हूँ, कोई अच्छा सा अल्ट कॉइन बाय करके रख लेता हूँ, क्योंकि मैंने प्लेटफॉर्म तो यूज़ कर लिया, अगर एयर ड्रॉप होना है तो मुझे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि किसी अल्ट कॉइन में मैं उनको इन्वेस्ट करके रख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने जो है यहाँ पर विड्रॉ किया और जब मैंने इनको रिक्वेस्ट दी कि भाई मेरे फंड्स मेरे को विड्रॉ करके दे दें, तो इन्होंने कहा कि 1 हफ़्ते का टाइम लगेगा। मैंने कहा ठीक है, वो तो मुझे पहले से ही पता था। लेकिन 1 हफ़्ते बाद जब मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेटामास्क के ऊपर मैंने क्लिक किया है, तो ये कह रहा है कि भाई आपके जो विड्रॉल है वो यहाँ पर रेडी है, आप उसको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है भाई क्लेम करो। जैसे ही मैं इसको क्लेम करने का कहता हूँ तो आप यहाँ पर देखिएगा कि फ़ीस कितनी लग रही है। सबसे पहले मुझे नेटवर्क चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑप्टिमिज्म से इनको विड्रॉ कर रहा हूँ मेननेट के ऊपर। तो मैं स्विच नेटवर्क के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिएगा क्लेम विड्रॉ के ऊपर मैंने क्लिक किया, फ़ीस आप देखिएगा कि फ़ीस कितनी ज़्यादा लग रही है। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ीस कितनी लग रही है, तकरीबन $600 की फ़ीस लग रही है। मेरे जो फंड्स हैं वो यहीं पर पड़े हैं, बीच में अटक गए हैं, ठीक है। ना तो मैं इनको ऑप्टिमिज्म में दोबारा बेच पा रहा हूँ, ना जो है इनको मैं मेननेट के ऊपर लेके जा पा रहा हूँ, बीच में अटके पड़े हुए हैं। मतलब कि अटक के एक जगह पे ये रुक गए। अब मैं ना इनको उस तरफ कर सकता हूँ ना इस तरफ कर सकता हूँ, क्योंकि इतनी फ़ीस दे के जो है मैं इतने फ़ंड्स को तो नहीं निकालूंगा। तो मैंने कहा पड़े रहने दो इनको, जब ट्रांजैक्शन फ़ीस जो है कम होगी, जब यहाँ पर इतना रश नहीं होगा, तो उस टाइम मैं जो है इनको निकाल लूँगा, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए मैंने इनको यहाँ पे रखे रहने दे दिया। तो ये मसला है कि भाई आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर आप यहाँ पर डिपॉज़िट करते हैं तो यूँ समझ लो कि उनको डिपॉज़िट करके वहीं पे रख दो, ठीक है। तब तक आप नहीं निकालें जब तक कि ऑप्टिमिज्म का अपना टोकन नहीं आ जाता, जब तक कि ऑप्टिमिज्म नेटवर्क जो है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट नहीं हो जाता। जब ये लिस्ट हो जाएगा ना, जैसे मैटिक नेटवर्क है ना, मैटिक भी जो है लेयर 2 सॉल्यूशन है, ठीक है। जैसे कि ये OMG जो है ना, ये भी एक लेयर 2 सॉल्यूशन है। तो जब इनका नेटवर्क वहाँ पर ऐड हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि आप यहाँ पर ऑप्टिमिज्म के ऊपर जो टोकन्स हैं उनको भेज पाएंगे डायरेक्टली किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, तो वहाँ से फिर आप उनको सेल कर पाएंगे। तो ये चक्कर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जहन में रखनी है। पहले आर्बिट्रम को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर भी ये हो सकता है, ऑप्टिमिज्म को यूज़ करेंगे वहाँ पर भी यही केस होगा, फ़ीस बहुत ज़्यादा लगेगी। एक और जो था ZK Snox, इसको जब मैंने यूज़ किया था, इसका जो मैंने विड्रॉ लिया था, मतलब कुछ टाइम बाद मैंने इससे जो है विड्रॉ कर लिया था, तो ये जो है तकरीबन 1 दिन के अंदर अंदर विड्रॉ हो गया था और जो फंड्स थे मेरे वॉलेट में आ गए थे, ठीक है। और अभी के लिए मैं समझ रहा हूँ कि जितने भी सॉल्यूशंस हैं, सिर्फ ये वाला जो है ना ZK Snox, ये मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर रिस्क कम है, ठीक है ना। ये जो है एक ज़ीरो नॉलेज सॉल्यूशन है। यहाँ पर बेसिकली आप एक पर्टिकुलर ब्रिज को यूज़ नहीं कर रहे जिसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो। इनमें जो है थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है ना। इसमें ऑप्टिमिज्म में, आर्बिट्रम में, इनमें थर्ड पार्टी जो है इन्वॉल्व है एक तरीके से। 7 दिन आपको किस लिए रोक रहे हैं वो, ये जो है इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है ZK Snox में, ठीक है। तो ये जो भी काम होगा ये पूरा डिसेंट्रलाइज तरीके से होगा और मेरे फंड्स भी जल्दी आ गए थे, ठीक है। तो इसमें रिस्क कम है, लेकिन इनमें अभी रिस्क है। लेकिन रिस्क के साथ ही अपॉर्चुनिटी होती है। रिस्क जहाँ पर है, शुरू में जो लोग यूज़ करते हैं उन्हीं को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है।
सिंपल वर्ड्स में ये जितने भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स हैं तो यहाँ पर रिस्क तो बना रहता है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज तरीका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिस्क तो होता ही होता है। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करके रखना होता है, ताकि आप सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।